इंडिया के अंदर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आज इंडिया में कई लोग हैं जिन्हें क्लाइमेट जैसी इकोनॉमी का मतलब भी नहीं पता। तो आपने उसको लेकर क्या नॉर्म्स लिए और साथ साथ में इंडिया के अंदर आज 25 एज के जो यूथ हैं वो 50% अनएम्प्लॉयड है और जो 75% है जिनकी एज 35 है वो भी अनएम्प्लॉयड है और साथ साथ में वुमेन्स भी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे और क्लाइमेट बेस्ड इकोनॉमी आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैसे आगे लेकर जाएंगे? तो बेसिकली क्लाइमेट बेस्ड इकोनॉमी एक तरह से तो हमारा जो कंट्री है उसका पूरा ग्लोबल वार्मिंग का ही हिसाब है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको फिर हमें कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले तो व्हीकल्स का ही वो करना पड़ेगा और इंडस्ट्रीज़ का करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अब यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो भी एक तरह से प्रॉब्लम बनी हुई है तो ग्लोबल वार्मिंग की, और उससे क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं हम अगर अपनी इकोनॉमी, तो उसमें फिर हमें थोड़ा लेस यूज़ करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ का और डिमांड में इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और फिर अगर मान लीजिए कि अगर व्हीकल्स का कुछ रहता है हिसाब, तो अभी की जनरेशन में खैर इलेक्ट्रिक्स वो आ रही हैं व्हीकल्स, तो उससे तो खैर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है इकोनॉमिक्स में। जैसे कि आपने कहा कि अभी हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, सब कुछ अभी प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम अभी नहीं जा रहा है। आपकी इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस कर रही है लेकिन पॉवर्टी का प्रॉब्लम अभी नहीं है। अब खैर उसके लिए तो मोस्ट ऑफ अभी ये जो यूथ चल रहा है वो ऐसा ही है कि लोगों को भी मतलब कि ज़्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, और जिनको इंटरेस्ट है वो मोस्ट ऑफ लो कास्ट के होते हैं और फिर उनको चांस मिलता नहीं है। अगर कहीं उनको लगना पड़ता है तो उनको चांस देते नहीं हैं, और जो हाई कास्ट के होते हैं उनको सब चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो लो कास्ट के होते हैं उनको चांस अब मिलना कम हो गया है। और बाकी के जो अभी यूथ जो चल रहा है वो ऐसा ड्रग इश्यूज़ वगैरह, उसके चक्कर में जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा एजुकेशन को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन सब इंडोनेशिया आपका जवाब मिल चुका है। और कोई क्वेश्चंस? लेकिन अब चाइना जी। हमारा क्वेश्चन जापान के लिए है। सो हम पूछेंगे कि आपने जापान की बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या सोचा है? पॉलिसी उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है कि आपके कंट्री क्यों इतना रूड है और कितना पीछे चलता है ट्रेडिंग पॉलिसी में। तो हमारी कंट्री भी रूड है ट्रेडिंग पॉलिसी के लिए, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो चाइना इसीलिए रूड है क्योंकि चाइना के पास इतनी पावर है। पावर तो रशिया के पास ही है, फिर वो रूड क्यों नहीं? वो भी रूड है। हाँ, पर उन लोग का लाइफ स्टाइल अलग है चाइना से। एक्सक्यूज मी डेलीगेट्स, प्लीज आप डेकोरम मेंटेन करें थोड़ा सा। आप दोनों के लिए वार्निंग है, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। टाइम्स भी बहुत सारे हैं, तो उसको लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं उठा? अकॉर्डिंग टू 2018 जापान में जितने भी अभी क्राइम के केसेस है वो भी पहले करके थोड़ा डिक्रीज हो रहे हैं। तो अभी पहले की फाइल्स की और अभी की फाइल क्यों सॉल्व नहीं, इतना लेट प्रोसेस क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग डिप्रेशन में आके खुद की जान भी तो ले सकते। और क्योंकि लोगों का तो यही है कि जब उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो सुसाइड करते हैं। I'd like to add a point कि चाइना और जापान दोनों में ही जो डिप्रेशन और सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। सुसाइड रेट इज ए पर्सनल इशू है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सुसाइड में गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों के अपने कर दे। एग्जैक्टली सुसाइड क्यों हो रहा है इसलिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च किया है। हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होता है। जी I have a question from जापान। अभी के टाइम में 2023 में
गैंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं जापान में, गैंग ऑर्गेनाइजेशन वर्स्ट टू वर्स्ट बनती जा रही हैं। जैसे अभी के 2023 में एक याकुजा नाम की एक गैंग है, उनका क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पहले के टाइम्स में भी गैंग्स बहुत थी, लेकिन अभी का जो है उतना ज़्यादा वो हो चुका है। तो इसमें आप कैसे वो कर सकते हो इम्प्रूवमेंट? जो भी डेलीगेट हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्पीच पढ़ते समय ऐसा ना लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल शांति समझ में आए, इस तरह से बोलोगे तो बचेगा। Slightly touch that slightly. Face me. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं यूएसए के फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारी कंट्री यूएसए एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। हमारी कंट्री की मिलिट्री बहुत पावरफुल जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है। बल्कि यूएसए की जीडीपी भी $20 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में 7 गुना ज़्यादा है और चाइना के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज़्यादा है। इसके कारण है कि हमारी कंट्री में फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे फाउंडेशन पिलर्स है, जिससे यूएसए की जीडीपी बढ़ती है। इतने ही रीजंस काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि यूएसए एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत सी कंट्रीज़ को कंप्यूटर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, और ओलंपिक्स में भी यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हुए। यूएसए की पॉपुलेशन करीब 34 करोड़ अप्रॉक्स है। पॉपुलेशन में यूएसए 3rd रैंक पर आता है। प्लास्टिक यूजेज कम करने के लिए यूएसए गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक स्ट्रॉज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ने मेटल स्ट्रॉज, फाइबर स्ट्रॉज, पेपर स्ट्रॉज जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चालू कर दी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आज यूएसए के फाइनेंस गवर्नर को जय पॉवेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिलहाल यूएसए और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसका रीज़न है कि चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही है और चाइना की पॉपुलेशन यूएसए में आकर सेटल हो रही है, और वहीं पर सेटल होकर चाइना को वो सपोर्ट कर रही है। इसीलिए यूएसए गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है कि वो चाइना को ट्रेड नहीं करेगा, और यूएसए का नेक्स्ट टारगेट है इंडिया, और अब वो इंडिया से ज़्यादा ट्रेड करेगा। अमेरिका को दुनिया का पढ़ा लिखा देश कहा जाए तो कोई गलत नहीं, क्योंकि द वर्ल्ड फैक्ट बुक में इसके लिटरेसी रेट है 99%, जो कि बहुत अच्छी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का बड़े शहरों में से एक शहर है, जिसका नाम एक वक्त पर न्यू एम्स्टर्डम था, लेकिन 17वीं सदी में इसका नाम न्यू एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क किया गया। Our main motto is in God we trust. Thank you. अपना प्रोजेक्ट कीजिए। श्रीलंका क्वेश्चन ये है कि कह रहे थे यूएसए के प्रेसिडेंट कि कंप्यूटर में इंडिया से ज़्यादा प्रयास करें, कंप्यूटर को इंडिया की देन है। कंप्यूटर इंडिया से ज़्यादा बहुत है, जैसा कि कंप्यूटर का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। पर मेन कंट्री जिसने पूरे बहुत सारी कंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस कंप्यूटर के बारे में किया है वो मेन यूएसए है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्राइम यूएसए में 22%, यूएसए की 22% पॉपुलेशन जेल में है, तो आप इसके लिए क्या करना चाहोगे? लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी? ये हमारी स्पीच में है ही नहीं। कनाडा में रहने के फ़ायदे आपके सामने रख रही हूँ। तो
कनाडा में सबसे पहले एजुकेशन की बात आती है कि हमारे लिए एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो कनाडा में बहुत सी कंट्रीज़ से बहुत से स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है क्राइम रेट की। तो आपको पता ही है कि कितने सालों से क्राइम बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन कनाडा में आज भी क्राइम कंट्रोल में है। तो मीन्स कोई भी क्राइम करता है तो तुरंत ही वो गिरफ्तार हो जाता है, यानी वहाँ की पुलिस बहुत ही जिम्मेदारी से काम करती है। नंबर 3 पर आता है क्लीनिंग। तो वहाँ पर हर एक जगह आपको क्लीन ही नज़र आएगी, चाहे वो कितनी बड़ी सिटी क्यों ना हो, हर एक प्लेस आपको क्लीन ही दिखेगा। नंबर 4 पर बात आती है नेचुरल ब्यूटी की। तो वहाँ पर हर एक जगह पर एकदम ही मीन्स बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, यानी कोई भी डिप्रेशन में होगा कोई भी इंसान तो वहाँ पर जाकर उसका माइंड डाइवर्ट होगा। आज मैं आप सब लोगों को कनाडा के पास के बारे में बताना चाह रही हूँ। कनाडा को तो आप सब लोग एज ए कंट्री जानते ही होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि कनाडा आज का देश कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए आपको इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमो सेपियन जो आज की ह्यूमन बीइंग है, उनको माना जाता है कि तकरीबन 15 से 17,000 BC में ये लोग जो है वो नॉर्थ अमेरिका पर पहुंचे थे। वहाँ पर जाकर ये लोग बिखर गए और वहाँ जाकर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ये लोग रहने लगे थे। और कनाडा का कैपिटल ओटावा है। अब कनाडा जो ये नाम है ये बना है कनाडा शब्द से। कनाडा शब्द ये इनकी इंजीनियस लैंग्वेज थी। यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग रहते थे यूरोपियंस के पहुँचने से पहले, उनमें से एक ट्राइब थी जिनका नाम था आयरोनोकोई। इनकी भाषा में कनाडा का शब्द था सेटलमेंट या विलेज। तो वहाँ से कनाडा शब्द बना है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और 1 जुलाई 1869 में कनाडा एक देश के रूप में जाना जाने लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। क्वेश्चन? अगर आपकी कंट्री में इतने सारे देश से लोग आ रहे हैं तो फिर लिविंग ऑफ कॉस्ट इसका ज़्यादा क्यों है? कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान आता है जाता है, उसकी मर्ज़ी से आता है, उसकी मर्ज़ी से जाता है। तो हमारा क्वेश्चन वो है कि अगर आपकी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग जगह से स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना, क्योंकि अगर इतने सारे आ रहे हैं ये हमारी स्पीच नहीं है। आप सभी को G20 में जुड़ने के लिए और आने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। Hello everyone, good afternoon. I am bank governor of Mauritius. अब हम बात करने जा रहे हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की स्थापना 12 मार्च 1968 में हुई थी। मॉरिशस में स्वतंत्रता 1968 में प्राप्त की थी और देश सन 1992 में एक गणतंत्र बना। आप प्लीज माइक के थोड़ा सा करीब आकर बोले और थोड़ा आराम से बोले ताकि सबको सुनाई दे जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की स्थापना 12 मार्च 1968 में हुई थी। मॉरिशस ने स्वतंत्रता 1968 में प्राप्त की थी और देश सन 1992 में एक गणतंत्र बना। मॉरिशस एक लोकतंत्र है जहां नियमित रूप से स्वतंत्रता के चुनाव होते हैं और मानवाधिकारों में भी देश की छवि अच्छी है। इसके चलते यहाँ काफ़ी विदेशी निवास हुए हैं और अफ्रीका सबसे अधिक प्रतियोगित आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस के उद्योग और धंधे अर्थव्यवस्था। मॉरिशस पहले कृषि उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था था तथा धीरे धीरे विकसित होकर एक विविधतापूर्ण माध्यम आया। वादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। मॉरिशस में औद्योगिक तृतीय और पर्यटन क्षेत्र शामिल है जो काफी तीव्रता से विकास कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सार्वजनिक वित्त दबाव रहा है। 2021 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 10.4% तक और 2022 में अनुमानित 6.1% तक सीमित है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहे हैं।
और सरकार ने राजकोषीय सम्मेलन फिर शुरू किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। हमारा अनुमान है कि मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि 2023 में धीमी होकर 4.5% हो जाएगी, जो 2022 में अनुमान 7.8% थी। हालांकि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति निजी उपभोग वृद्धि को धीमा कर देगी। उपभोक्ता गतिविधि अभी भी विकास को गति देगी, जो बेरोजगारी के स्तर में गिरावट और सामाजिक लाभों पर बढ़ते सरकारी खर्चे से समर्थित है। मजबूत पर्यटन प्राप्तियों के बावजूद मॉरिशस में पर्याप्त व्यापारिक निर्यात की कमजोर मांग के साथ साथ गैर प्रतिष्ठान योग्य आयातित सामानों पर भारी निर्भरता 2023 में शुद्ध निर्यातों को वैज्ञानिक वृद्धि में योगदान करने से रोक देगी। पिछले 51 वर्षों में मॉरिशस ने एकल नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था से विविध अर्थव्यवस्था तक का लंबा सफर तय किया है। आर्थिक संकट और आर्थिक उछाल के कारण रास्ता उलट हो गया था। आज कुछ माध्यम आया वाली अर्थव्यवस्था में आपके पास और 10 सेकंड बचा अपनी स्पीच को रैप अप करने के लिए, प्लीज रैप अप करें। वाली अर्थव्यवस्था मॉरिशस अफ्रीकी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम है। आगे क्या होगा? अपनी स्वतंत्रता के बाद से मॉरिशस ने विविधीकरण के माध्यम से विकास करना भी बंद कर दिया है। यही गन्ना उद्योग और निर्भर होने से आज हम विनिर्माण, पर्यटन, आईसीटी और वित्त क्षेत्रों से आगे बढ़ गए हैं। टारगेट 2030 तक मॉरिशस को एक उच्च वाले आप रैप अप करना चाहें तो आप और 10 सेकंड लेकर रैप अप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज एंड कीजिए। मेरा मानना है कि भविष्य कृषि पारिस्थितिकी निहित है। खेती के लिए हमारे पास उत्पादन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें मॉडल बनाने और कृषि पारिस्थितिकी बढ़ाने की जरूरत है। I'm the financial minister representing China. China is likely to continue its economic growth. Previous decades, today's GDP of China is $8.3 trillion and the population reaches to 141.24 crore in 2021 as per the census. China has been investing heavily in research about artificial intelligence, 5G and biotechnology. Our country also investing in carbon technology and green technologies. China leads in 37 of 44 technologies tracked in a long year period project. China's efforts to address like environmental issues to continue with a focus on transition to more sustainable economy. China's role in the global trade significant and its trade will continue to shape its economic management. According to September 2021 data, we can see that China's financial sector undergoing various development that had become the world's second largest economy and was working on further opening up its financial markets, international investors, inheritance, financial stability, and regulate the fintech use of the more effectively. I'm the representative of China, and in the past few decades, China's financial sector has undergone significant changes from large state control system to more market-oriented one, resulting in rapid economic growth. Reforms introduced in late 20th century allowed us to establish stock marketing, bond marketing, and foreign exchange market, which facilitates foreign investment and capital inflows. China's emergence Why the conspiracy plastic inside? Why industry plastic inside? Okay. China emerges to contribute in global economy and power. Additionally, China's central bank, the People Bank of China, implemented policy to manage inflation, control interest rate, and regulate the banking sector. The country's financial sector played a crucial role in supporting its rapid economic expansion and international integration. Furthermore, if you have any question regarding our speech,
You can ask it. Thanks. कनाडा में सबसे पहले एजुकेशन की बात आती है कि हमारे लिए एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो कनाडा में बहुत सी कंट्रीज से बहुत से स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है क्राइम रेट की। तो आपको पता ही है कि कितने सालों से क्राइम बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन कनाडा में आज भी क्राइम कंट्रोल में है। तो मीन्स कोई भी क्राइम करता है तो तुरंत ही वो गिरफ्तार हो जाता है, यानी वहाँ की पुलिस बहुत ही जिम्मेदारी से काम करती है। नंबर 3 पर आता है क्लीनिंग। तो वहाँ पर हर एक जगह आपको क्लीन ही नज़र आएगी, चाहे वो कितनी बड़ी सिटी क्यों ना हो, हर एक प्लेस आपको क्लीन ही दिखेगा। नंबर 4 पर बात आती है नेचुरल ब्यूटी की। तो वहाँ पर हर एक जगह पर एकदम ही मीन्स बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, यानी कोई भी डिप्रेशन में होगा कोई भी इंसान तो वहाँ पर जाकर उसका माइंड डाइवर्ट होगा। आज मैं आप सब लोगों को कनाडा के पास के बारे में बताने जा रही हूँ। कनाडा को तो आप सब लोग एज अ कंट्री जानते ही होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि कनाडा आज का देश कैसे बना, इसका फाउंडेशन कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए आपको इसके 5 इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमो सेपियन जो आज की ह्यूमन्स ऑफ बीइंग है, उनको माना जाता है कि तकरीबन 15 से 17,000 BC में ये लोग जो है वो नॉर्थ अमेरिका पर पहुंचे थे। वहाँ पर जाकर ये लोग बिखर गए और वहाँ जाकर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ये लोग रहने लगे थे। और कनाडा का कैपिटल ओटावा है। अब कनाडा जो ये नाम है ये बना है कनाडा शब्द से। कनाडा शब्द ये इनकी इंजीनियस लैंग्वेज थी। यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग रहते थे यूरोपियंस के पहुँचने से पहले, उनमें से एक ट्राइब थी जिनका नाम था आइरोनोक्वी। इनकी भाषा में कनाडा का शब्द था सेटलमेंट या विलेज। तो वहाँ से कनाडा शब्द बना है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और 1 जुलाई 1869 में कनाडा एक देश के रूप में जाना जाएगा। थैंक यू। प्राथमिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। नेदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है एवं सामान्यतः नेदरलैंड के निवासियों तथा इसकी भाषा दोनों के लिए डच शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के आर्थिक एजेंटों के व्यवहार और बातचीत और अर्थशास्त्र की कैसे काम करती है इस पर ध्यान केंद्रित करती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण करता है कि अर्थशास्त्र में व्यक्ति को एजेंट और बाजार उन्नति की बातचीत और बातचीत के परिणाम शामिल है। व्यक्तिगत एजेंटों में उदाहरण के लिए परिवार, फर्म, खरीदारी व्यक्तिगत शामिल हो सकते हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक्स के अर्थशास्त्र में विश्लेषण ऐसी प्रणाली के रूप में करता है जहां उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश पत्रक करते हैं। अर्थशास्त्र के भीतर अन्य व्यापार भेदों में सकारात्मक अर्थशास्त्र में जो किया जाता है जिसका वर्णन किया जाता है, जो करना चाहिए और सिद्धांत क्या है व्यवहारिक का। गुड आफ्टरनून ऑल डेलीगेट्स एंड चेफ। आज हम G20 कॉन्फ्रेंस में अपने देश नेदरलैंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। नेदरलैंड GDP 2021 में 1.01 लाख करोड़ रही है। इसका अंक तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में यह 0.8 लाख करोड़ तक पहुंचा है। नेदरलैंड का आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 58.0 है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था 2023 सूचकांक में 8वीं सबसे मूर्त अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 अंक खराब हो गया है। नेदरलैंड यूरोप क्षेत्र के 44 देशों में 5वें स्थान पर है और इसका समग्र स्कोर ऊपर है। विश्व और क्षेत्रीय औसत तक अर्थव्यवस्था कानून के शासन और एक कुशल कानूनी ढांचे पर पारंपरिक जोर से लाभान्वित होती है। स्वतंत्र और भ्रष्टाचार मुक्त न्यायिक प्रणाली संपत्ति अधिकारों की मजबूती सुरक्षा प्रदान करती है। वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए खुलापन अच्छी तरह से स्थापित है और समग्र विनियामक और उद्यमशीलता वातावरण पारदर्शी और कुशल बना हुआ है। 2023 में 1.528 मिलियन अमेरिकी डॉलर के AUM के साथ सबसे बड़ा बाजार डिजिटल निवेश होगा। डिजिटल निवेश बाजार में शामिल उपयोक्ता औसत AUH 2023 में 703.1 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। डिजिटल संपत्ति बाजार में 29.8 की राजस्व वृद्धि दिखाने की उम्मीदें हैं।
2024 टका डिजिटल भुगतान बाजार में उपयोक्ताओं की संख्या 2027 तक 14.16 मिलियन उपयोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। 2023 में 1.528 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। फिनटेक क्षेत्र के भीतर के KPTI की विशिष्ट विशेषताएं संपूर्ण फिनटेक उद्योगों के एकल संख्या प्रतिनिधि के रूप में उनके संयोजन और प्रस्तुत को रोकें। हमारे देश में स्त्रियों की संख्या 47% से भी अधिक है और पुरुष की संख्या 52% से भी अधिक है। सिंगापुर की GDP लगभग 0.5 से 2.5 तक हर साल बढ़ती आई है। सिंगापुर चीन, USA, हांगकांग, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देशों के साथ आवाज निकास करता है। सिंगापुर इन देशों में पेट्रोलियम, सोना और मशीन जैसे अलग अलग सामान बेचता है। सिंगापुर में कचरा फेंकने पर $390 का दंड है, इसीलिए वहाँ पर कोई जल्दी कचरा फेंकता नहीं है और उसे पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ कंट्री माना गया है। सिंगापुर में धूम्रपान करने पर $1000 का दंड है। सिंगापुर को एशिया का सबसे स्वच्छ और सुरक्षित देश माना गया है। यहाँ और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ क्राइम रेट 0% है। सिंगापुर ने पर्यावरण के लिए ग्रीन प्लांट नामक एक योजना शुरू की है, जिसमें उसके 5 मंत्रालय हैं: शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, तीर्थ मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और औद्योगिक विकास मंत्रालय। यह 5 मंत्रालयों का मानना है कि वह इस योजना के द्वारा 2030 तक सिंगापुर को सबसे ग्रीन कंट्री बनाकर रहेंगे। और ये एक मजेदार बात यह भी है कि सिंगापुर में जब किसी का बर्थडे होता है तो सिंगापुर की गवर्नमेंट उसे एक ट्री प्लांट गिफ्ट करती है। थैंक यू। Good afternoon, respected leaders. I am the Finance Governor of Singapore. 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर स्वतंत्र राज्य बन गया। गंभीर बेरोजगारी और संकट का सामना करने के कारण सिंगापुर ने एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें विनिर्माण उद्योग की स्थापना, बड़ी सार्वजनिक आवासीय एस्टेट के विकास और सार्वजनिक शिक्षा पर भारी निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिंगापुर की आबादी तकरीबन 60 लाख तक पहुंच गई है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि सिंगापुर में हर छठा इंसान करोड़पति है। हमारे देश का कुल भूमि क्षेत्र यानी कि लैंड एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर है। आज़ादी के पहले सिंगापुर एक भीड़ भाड़ वाला देश हुआ करता था, जहां हर जगह गंदगी की भरमार थी। उस समय अधिकतर सिंगापुर वासी अच्छे घर में नहीं रह पाते थे, लेकिन आज हमारे देश में हाई क्लास टाउनशिप है, जिन्हें बेहद कम समय में पर्यावरण और बुजुर्गदर्शी ढंग से बनाया गया है, जिसका सारा श्रेय SDB मीन्स हाउस एंड डेवलपमेंट बोर्ड को जाता है। प्रत्येक कामकाजी सिंगापुर वासी का अपना अपना घर है और इसकी वजह यह है कि हम हमारे देश के लोगों को सेंट्रल प्रोविजन फंड की अनिवार्य बचत में से SDB फ्लैट खरीदने की स्वीकृति देते हैं। SDB या पोंगल जैसी कंपनियां नए इको नगर बसाने जा रही हैं। इन नगरों में तापमान कम करने के लिए इन्हें हरियाली से समृद्ध किया जाएगा और यहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, जिससे बिजली का कम खर्च होगा और कचरे की रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था होगी। इन नए निर्माणों में मानव उपयोगी विशेषताओं का समावेश करते हुए बुजुर्ग लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है और सामुदायिक बाजार, घूमने के स्थल तथा बच्चों के लिए विशेष खेलने के स्थानों की व्यवस्था रखी गई है। आपके पास 20 सेकंड और है, स्पीच आप कीजिए। हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुसंधान और विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। यहाँ रोबोट बुजुर्गों को उनकी देखभाल करने में सहायता दे सकेंगे। हमारे देश में साफ सफाई को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। आपको लगता होगा कि सिंगापुर की जनसंख्या काफ़ी कम है, इसीलिए हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन बात बस पॉपुलेशन को लेकर नहीं है। आपको बता दूं कि सिंगापुर में लोग बहुत ही मेहनती हैं। हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री है। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए, इसके लिए हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर साल 7 नवंबर का दिन हमारे देश में नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे सरकारी ऑफिसर्स और आम लोग भी पेड़ लगाते हैं। थैंक यू सो मच।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर आए सभी जजेस और मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया कि वह यहाँ आए और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं वहाँ के बैंक गवर्नर को रिप्रेजेंट करता हूँ जिनका नाम तैमूर बिन असद बिन तारिक अल अशीद है। ओमान पश्चिमी एशिया में स्थित एक अरब देश है। ओमान की राजधानी मस्कट है और मस्कट वहाँ का सबसे बड़ा देश है। ओमान की करेंसी रियाल है। ओमान की भाषा अरबी है। ओमान का कुल क्षेत्रफल 3,09,500 किलोमीटर स्क्वायर है। 2021 के अनुमान के मुताबिक ओमान में 45,20,471 लोग रहते थे। ओमान की जीडीपी 2023 के अंत तक 116.16 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 2024 में 119.30 बिलियन तक पहुंचाने की आशा है। ओमान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल क्षेत्र पर केंद्रित है। ओमान की सल्तनत कई खनिज अयस्कों से समृद्ध है जिनमें तांबा, क्रोमियम, लोहा और मैंगनीज जैसे धात्विक और संगमरमर, चूना पत्थर, सिलिका और अन्य गैर धात्विक अयस्क शामिल है। ओमान का व्यापार अधिकांश निर्यात कच्चे तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से होता है। हमारे यहाँ ओमान में सुल्तान जो कि राज्य के प्रमुख होते हैं और विदेशी मामलों और रक्षा विभागों को सीधे नियंत्रित करते हैं। उनके पास पूर्ण शक्ति होती है। ओमान की राजधानी मस्तक सिक्योरिटीज मार्केट 1998 में तेल की कीमत में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी, लेकिन ओमान ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए सक्रिय योजनाएं बनाई और उद्योगों के अन्य क्षेत्र अर्थात प्रयत्न और बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर दिया और वह उसमें सफल हुई। इसी तरह आप जानते हैं कि ओमान एक अरबी कंट्री है, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम आती रहती है। इसी तरह हमारे यहाँ ओमान में पानी की कमी भी एक समस्या है। यहाँ पानी की कमी होने के वजह से दुबई में जिस तरह थर्मल डिस्क्लिनेशन का उपयोग करके पानी को शुद्ध करके दैनिक कार्य के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें भी दुबई से यह विनती है कि वह हमें थर्मल डिस्टिलेशन की ज़रूरत है। वह हमारे यहाँ पानी की कमी, इससे हम पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकेंगे। दुबई से हमने यह तरी योजना में हमारी मदद करे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और हमारे यहाँ भी पानी की कमी दूर हो सकेगी। वह हमारी इस प्रोजेक्ट में मदद करे तो हमने इसके लिए कुछ बजट बनाया है जिसका खर्च लगभग 80,54,40,000 ओमानी रियाल में है। मेरी यह गुजारिश है कि आप हमारी इस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद करें। आप हमारी विचार में सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमसे एक है। अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को वैश्विक सेवा व्यवसाय के लिए 20वें स्थान पर दिया गया है। यूएई के निर्माण और औद्योगिक कारण के पर्यावरण भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ के लोग पर्यावरण की रक्षा लाभों के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। यूएई में ग्रीन लिविंग एडवोकेट्स के साथ साथ विभिन्न पर्यावरण संरक्षण सेवाओं जैसे अपशिष्ट रिसाइकलिंग की पेशकश करने वाले व्यवसाय के लिए यूएई में भारी अवसर उपलब्ध है। गुड आफ्टरनून, मैं यूएई का गवर्नर हूँ। यूएई में सुरक्षा संबंधित चिंताएं काम होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा गार्डों के साथ साथ सुरक्षा उपकरणों की मांग में बहुत वृद्धि हुई है। यदि आप निजी सुरक्षा सेवाओं को प्रदान करने वाले कारोबार को शुरू करना चाहते हैं तो आप सुरक्षा उपकरणों जैसे अलार्म सिस्टम और निगरानी कैमरा आदि उपकरणों को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऊर्जा यूएई ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त मौजूद है, जहां देश में उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास आवश्यक विशेषता और ऊर्जा है तो ऊर्जा क्षेत्र एक अच्छा विकल्प है। जैसे
जैसे जिस पर आपको विचार करना चाहिए। थैंक यू। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.2 करोड़ है। श्रीलंका का पूरा नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण एशिया के महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। श्रीलंका की मुख्य फसल चावल, गन्ना, रबड़, कोको है, जिससे यह देश आत्मनिर्भर है। श्रीलंका की जीडीपी 70.14 बिलियन $। है। एशिया में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से देश ने सभी प्रमुख शक्तियों के साथ बेहतर संबंध बनाए हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है। आर्थिक संघर्ष से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने इस देश की हालत को बिगाड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के मोर्चे पर भी श्रीलंका को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का यूएस विदेशी मुद्रा का भंडार था। श्रीलंका का मुख्य व्यवसाय कृषि उद्योग पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। विदेशी मुद्रा भंडार के भारी कमी के कारण श्रीलंका पिछले साल अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आयात पर निर्भर रहा है और यह आर्थिक संकट की बड़ी वजह है। श्रीलंका ऋण स्थिरता हासिल करने के लिए साथ वसूली से आगे बढ़ने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा अर्जन क्षमता में सुधार करना होगा। देश के निर्यात विरोधी और एफडीआई विरोधी प्रभावों को खत्म करने के लिए सुधारों को बढ़ाना चाहिए। और श्रीलंका में गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल की भी कमी बहुत है। इनमें से मौजूदा संकट को स्थिर करने के लिए सुधार शामिल है, जैसे राजस्व जुटाना बढ़ाना, प्रशासन में सुधार, लागत वसूली, आधार ऊर्जा मूल्य पर निर्धारण, वित्तीय देश की स्थिरता का रक्षा करना और सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना चाहिए। 2023 में श्रीलंका में आर्थिक विकास दर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के वैश्विक मॉडल और विश्वलेषण की उम्मीदों के अनुसार 2023 में अंत तक श्रीलंका में सफल घरेलू उत्पादन 71.42 बिलियन अमेरिकी। आपके पास 10 सेकंड है, आप स्पीच यहाँ पर कर दीजिए। 71.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हमारे अमेरिकी मॉडल अनुसार में श्रीलंका की जीडीपी 2024 में 72.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 में 74.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। मैंने ओमान और यूएई से विनती है कि हमें पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल की आयात के लिए हमारा साथ दें। थैंक यू। थैंक यू डेलीगेट।